बाद में हम असेट्स को डिस्कस करेंगे। दो टर्म है हमारी, बिल्कुल इजी टर्म है, एक तो है असेट्स और एक है लायबिलिटीज़। हम पहले जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो डिस्कस करने वाले लायबिलिटीज़ को। सर लायबिलिटीज़ मतलब, अरे लायबिलिटीज़ का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय द एंटरप्राइजेज। सर इसका क्या मतलब समझ में नहीं आया। अरे लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो एंटरप्राइज को फ्यूचर में पे करनी है, ऐसा अमाउंट जो हमें या हमें मतलब जो एंटरप्राइज को फ्यूचर में पे करनी, दैट इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज़। बोले सर ठीक है सर, ऐसा अमाउंट जो प्रोप्राइटर को या हमारी एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, दैट इज हमारी लायबिलिटीज़। सर कोई एग्जांपल? बेटा बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं घर के एग्जांपल देता हूँ कि हम कुछ सामान परचेज करते हैं, जनरली कैश में करते हैं, कभी कभार अपन क्रेडिट में भी करते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गया और मैंने वहाँ से 500 का जो कुछ गुड्स परचेज़ किया, कुछ सामान खरीदाएगा मैंने वहाँ से, और मैंने बोला कि आपको मैं पैसे थोड़े दिनों बाद में दे दूँगा। तो थोड़े दिनों बाद में दे दूँगा मतलब अभी तो आपने पैसा नहीं दिया है, तो जो फ्यूचर में देना पड़ेगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज़। अमाउंट पेबल बाय द एंटरप्राइजेज एट दैट कॉल लायबिलिटीज़। सर इसका कुछ क्लासिफिकेशन? हाँ बेटा, liabilities is divided into two parts. First is internal liabilities and second is external liabilities. Next non-current liabilities and current liabilities we will discuss. बेटा फर्स्ट हमें जो डिस्कस करनी है वो करनी है इंटरनल लायबिलिटीज़। सर इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं बेटा? इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखो दो चीज़ नाम से ही पता चलता है, लायबिलिटीज़ तो पता चल गया। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है अमाउंट पे करना है फर्म को इन फ्यूचर, अमाउंट पेबल बाय द एंटरप्राइजेज, जो अमाउंट एंटरप्राइजेज को पे करना पड़ेगा दैट इज द लायबिलिटीज़। बोलिए यस सर। अब सर आपने इंटरनल लायबिलिटीज लिखा और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का इसका क्या मतलब है बेटा? बहुत बार एग्जांपल पूछा भी जाता है। देखिए अगर हमें या फिर हमारी एंटरप्राइजेस को वो अमाउंट अगर पे करना होता है, और लेकिन सर वो पे किसको करना होता है, वो हमारे अगर बिजनेस के ओनर को करना होता है तो वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटीज़, और अगर किसी आउटसाइडर को करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अगर वो लायबिलिटीज़ जो हमारे ओनर के अगेंस्ट में हो। सर ओनर के अगेंस्ट भी लायबिलिटीज होती है? हाँ बहुत सारी होती है बेटा। जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है, लायबिलिटीज हैं, लेकिन वो लायबिलिटीज कौन सी हैं? तो सर वो इंटरनल लायबिलिटीज हैं। बोले ठीक है सर, तो आप क्या लिखेंगे इसकी लाइन बेटा? लायबिलिटीज या लायबिलिटीज टूवर्ड्स द ओनर, टूवर्ड्स द ओनर ऑफ बिजनेस। और लायबिलिटी टूवर्ड द ओनर ऑफ बिजनेस इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटीज, इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटीज। लायबिलिटी टूवर्ड द ओनर ऑफ बिजनेस इज टर्म्स एज इंटरनल लायबिलिटीज। सर जो लायबिलिटीज ओनर के अगेंस्ट में जो हमारे को लायबिलिटीज क्रिएट होती है दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटीज टूवर्ड्स द आउटसाइडर, liabilities towards the outsider is termed as external liabilities। ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अरे इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज। दोनों चीजों को मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। सर कोई एग्जांपल? इसका बेस्ट एग्जांपल कैपिटल याद रखिए बेटा। कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। कैपिटल भी लायबिलिटीज का पार्ट होता है, लेकिन कौन सी लायबिलिटीज, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो बेटा इंटरनल लायबिलिटीज। क्यों सर? अरे कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। तो फ्यूचर में जो हमारा बिजनेस होता है, हमारी जो एंटरप्राइज होती है, वो उस ओनर को वापस से इंटरेस्ट पे करती है, उस कैपिटल के ऊपर क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। दैट इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। तो सर ये कैसी लायबिलिटीज हैं? तो सर ये इंटरनल लायबिलिटीज हैं। और जो आउटसाइडर को जो पे करना, आउटसाइडर में कौन आते हैं सर? सर क्रेडिटर्स आ सकते हैं। सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन विच वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेस। अरे क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, वो भी क्रेडिट बेस पे, दैट कॉल क्रेडिटर्स, क्योंकि इन फ्यूचर में मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारी लायबिलिटीज है, लेकिन इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। आपने बैंक से लोन लिया
That is a part of liabilities. But which liabilities, internal or external? That is a part of external liabilities. क्योंकि हमें जो वो पे करना पड़ेगा वो बैंक को पे करना पड़ेगा. This is not a part of internal. That is the part of external. सर ओके सर, इंटरनल एक्सटर्नल तो क्लियर होगी. एक बेटा बात करते हैं कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज और एक बात करते हैं करंट लायबिलिटीज. इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर लायबिलिटीज को एक और इंपॉर्टेंट लायबिलिटी बचेगी वो देखिएगा आपका. सर ये इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज को आपने समझाया. वैसे आप कुछ बोल रहे हैं, एक तो होती है नॉन करंट लायबिलिटीज. हाँ बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड एक लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज. दोनों में क्या फ़र्क है सर? बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, कि ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं वो पे होती हैं आफ्टर 12 मंथ, या फिर इसको बोल सकते हैं पेबल आफ्टर 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा. या तो वो पेमेंट होना चाहिए, वो उसको मतलब पे करना चाहिए आफ्टर 12 मंथ, मतलब उसको अभी पे करने की ज़रूरत नहीं, 12 महीनों के बाद में पे करना पड़ेगा. वो भी है तो लायबिलिटीज ही है, पे तो करना पड़ेगा. हाँ सर, लेकिन जब 12 महीनों के बाद में पे करना पड़ेगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, और जिसको विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. सर ये विद इन 1 ईयर जो पे करना पड़ता है वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है. हाँ बेटा, पेबल विद इन 1 ईयर दैट इज करंट लायबिलिटीज. बोले सर कोई एग्जांपल? बेटा देखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. आपको अगर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, आप उससे पूछिए पहले. मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया. देखिए अब बैंक से जो लोन लिया है वो किस सिचुएशन में मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज बनेगी और किस सिचुएशन में मेरी करंट लायबिलिटीज. देखिए आप, मैंने जो बैंक लोन लिया है वो मैंने फॉर 9 मंथ लिया है. केवल कितने महीनों के लिए लिया है सर? 9 महीनों के लिए. दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ, विद इन 1 ईयर. बोले यस सर, दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. एंड मैं ये बोलूँ कि जो बैंक लोन लिया है वो आपने लिया 24 मंथ, 24 मंथ का मतलब 2 ईयर. तो बेटा आपको क्या इस साल पे करनी है, क्या विद इन 12 मंथ पे करनी है? क्या बोले नहीं सर उसको तो बाद में करनी है. दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज. बेटा आपको हम जो समझा रहे हैं वो रिवीजन करवा रहे हैं. ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और इसको वापस से रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको कॉपी भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बार आपने देख लिया फिर आप किसी भी चीज़ का आंसर दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट एक और लायबिलिटीज को पढ़ के ख़त्म करते हैं. लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी. एक और लायबिलिटीज है बेटा कंटीजेंट लायबिलिटीज. सर ये कौन सी लायबिलिटीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स. जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लायबिलिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंटीजेंट लायबिलिटीज में से पूछा जाता है. बोले अच्छा सर, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटीज? सर कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ, फिर क्या लिखना वो बताऊँगा. कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटीज वो फ्यूचर में जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब वो लायबिलिटीज फ्यूचर में क्रिएट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है. दैट इज़ अ कंटीजेंट लायबिलिटीज. कंटीजेंट का मतलब वो हमें फ्यूचर में लायबिलिटीज को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है. बोले सर ऐसी कौन सी लायबिलिटीज होती होगी? अरे हम बताते हैं बेटा. मान लीजिए कि ये आपका बिजनेस है और जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या हुआ कि किसी कस्टमर ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया है. कोई कस्टमर होगा उसने आपके ऊपर क्या कर दिया? क्लेम कर दिया है. कोई भी कारण हो सकता है क्लेम करने का, तो उस कस्टमर ने आपके बिजनेस के ऊपर क्लेम कर दिया है. अब वो क्लेम चल रहा है बेटा कोर्ट के अंदर. अब वो क्लेम आपने फाइल तो कर दिया लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ी आया अभी. अब वो रिजल्ट मान लीजिए अपने फेवर में आता है तो क्या वो लायबिलिटीज क्लियर हुई क्या या लायबिलिटीज क्रिएट हुई क्या? बस लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हुई है. और अगर वो जो कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अगर मेरे फेवर में नहीं आके उस कस्टमर के फेवर में आ जाता है तो क्या मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोले यस सर. तो वो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? बोले हो रही है सही सिचुएशन में. तो मेरे कहने का मतलब फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा. फ्यूचर में जो घटना होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फ्यूचर में जो चीज़
होने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी लायबिलिटीज बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। देखिए इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ और कैसे अच्छे से लिख सकता हूँ। आप ऐसे लिखिए बेटा कि कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, आप ऐसे लिखिएगा कंटीजेंट लायबिलिटी, समझना है बेटा वहाँ पर एग्जाम में, और आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, पहचानना है। कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच मे और नॉट मे का मतलब हो सकती है और नॉट मे का मतलब नहीं भी हो सकती, और नॉट मे अराइज। अरे कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच मे और नॉट मे अराइज, जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बिकॉज सर क्यों ऐसा? दे आर डिपेंड on happening in future, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि वो हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। इसकी वजह से ये कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच मे और नॉट मे अराइज बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द हैपनिंग इन द फ्यूचर, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद में लायबिलिटीज का कुछ भी पॉइंट आ जाए, कोई भी पॉइंट पूछें, सर इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। सर नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। करंट लायबिलिटीज एंड लास्ट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज, ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। किसी का भी आपको एग्जाम्पल पूछें कि ये किस टाइप की लायबिलिटीज हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बोले यस सर। लायबिलिटीज एंड